नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले समझते हैं हम डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में जब हम पढ़ते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो डोमेस्टिक टेरिटरी से एक आम आदमी क्या समझता है? वो समझता है जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, भारत का बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, भारत का चाइना के साथ बॉर्डर, ये लेमन लैंग्वेज में यही बोला जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये बेसिकली इकोनॉमिक टेरिटरी है। और इसका मतलब क्या है, जरा देखते हैं इकोनॉमिक्स में। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग लेमन लैंग्वेज। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। उसका मतलब क्या है? वो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जैसे आपको बताया गया है। लेकिन इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड, बेसिकली पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा डोमेस्टिक टेरिटरी अर्थात इकोनॉमिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा वो देखते हैं। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्री। मतलब शिप्स और एयरक्राफ्ट है, अगर वो 2 कंट्री में नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा ऑपरेट होता है तो हमारी किसका पार्ट माना जाता है? वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। जैसे समझो कि एयर इंडिया का प्लेन है, वो सिंगापुर और चाइना के बीच में ट्रैवल करता है। तो सिंगापुर और चाइना के बीच में बेसिकली वो क्या करता है? इनकम को जनरेट करता है। जब वो इनकम को जनरेट करता है ना, तो वो हमारी क्या कहलाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है, अर्थात इकोनॉमिक टेरिटरी कहलाती है। देखो, वो कहाँ का एयर इंडिया, नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का है? इंडिया का। ट्रैवल किसके बीच में कर रहा है? सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके बीच का जो इलाका जहां से वो इनकम को जनरेट कर रहा है ना, वो हमारी क्या कहलाता है? डोमेस्टिक। जैसे सपोज करो पीएनबी बैंक है। पीएनबी बैंक कहाँ का है? दिल्ली का, इंडिया का। अब वो यूएसए में है और वहां से वो क्या करता है? इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इलाका पर्टिकुलर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और सपोज करो सिंगापुर का प्लेन है, इंडिया में ट्रैवल कर रहा है, इंडिया से, और सपोज करो चाइना के बीच में जाना है, तो जो वो ट्रैवल कर रहा है ना इंडिया और चाइना के बीच में, तो वो सिंगापुर का डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है अर्थात इकोनॉमिक टेरिटरी, जहां से वो नॉर्मल रेजिडेंट किसी भी तरीके की इनकम को जनरेट करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बाय द रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर वे हैव एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द ऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या है? फिशिंग वेसल्स पानी के जहाज होते हैं मछली पकड़ने के। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, आपने देखा होगा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, कभी टीवी पे न्यूज आती है तो उसमें मुंबई हाई जगह है जहाँ से पे ये नेचुरल गैस रिग्स लगे हुए हैं तेल निकालने के लिए। तो बेसिकली अगर हमारे देश का रेजिडेंट किसी दूसरे देश में या कंट्री में, या तो ये फिशिंग वेसल जाता है, उसकी किसके अंदर एक्सक्लूसिव राइट है उसके पास इंटरनेशनल वाटर का, मतलब दूसरे देश की टेरिटरी है, इंटरनेशनल वाटर कहलाता है वो। वहाँ पे हमारा फिशिंग वेसल्स या ऑयल एंड नेचुरल गैस, हम गैस निकालते हैं, तेल निकालते हैं, या ये फिशिंग वेसल जाते हैं, अगर वहाँ से इनकम को जनरेट कर रहा है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। बेसिकली समझ लो, कोई भी रेजिडेंट अगर दूसरे देश से इनकम को जनरेट कर रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो प्लेस हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है। एम्बेसी, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अब एम्बेसी होती है, एम्बेसी पता ही है आपको क्या होती है? एक देश की दूसरे देश में एम्बेसी बनी होती है, खुली होती है, बना रखी होती है। उसमें क्या होता है? 2 देशों के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेक्निकल, जो भी रिलेशन होता है उसका काम एम्बेसी करता है। एम्बेसी में एक हेड होता है जिसे एम्बेसडर कहते हैं। 2 देशों के बीच में जो रिलेशन होता है वो एम्बेसडर या एम्बेसी के थ्रू ही कॉन्टैक्ट होता है। फिर क्या होता है? एम्बेसी जो बनी होती है बेसिकली एक देश में एक ही बनी होती है, जैसे दिल्ली में बनी है अमेरिकन एम्बेसी, तो उसके जो कॉन्सुलेट होते हैं ना, वो देश के डिफरेंट पार्ट में होंगे। अब जैसे कोई अमेरिकन आया है यहाँ पे, अब उसका वीजा खो गया, पासपोर्ट खो गया, तो वो किससे बात करेगा? कॉन्सुलेट उसको क्या करेंगे? हेल्प करेंगे कि भाई उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करे। या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री, जैसे आपने पीछे देखा होगा पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रखा था पूरे एशिया पे कंट्रोल करने के लिए। तो एक देश जब दूसरे देश की टेरिटरी में अपना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर लेता है, वो भी क्या मानी जाती है? उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। ठीक है। अब देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं होते? एम्बेसीज, कॉन्सुलेट एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड इन ए फॉरेन कंट्री। अगर हमारे देश में एम्बेसी, कॉन्सुलेट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुले हुए किसी दूसरे देश के, तो दूसरे देश की टेरिटरी मानी जाएगी, हमारी टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, पता ही होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा, लोकेटेड विद द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री। अब हमारे देश में यूएनओ का ऑफिस खुला हुआ है, डब्ल्यूएचओ खुला हुआ है, तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी,
वो यूएनओ की या WHO जिस देश की वो है, जिस देश का वो पार्ट है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। फिर दूसरा टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है, ध्यान से समझना। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री, मतलब वो आम तौर पर इस देश में रहते हैं। एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री, मतलब उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पैसा कमाना, खर्च करना, वो इस देश से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। समझ में आ गया आपको कि कोई व्यक्ति है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस देश में लाइज करने चाहिए, ठीक है। सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंक्लूड क्या क्या चीज होती है सेंट्रल ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, द रेजिडेंट लाइव और लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, कोई भी पर्सन अगर हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है तो वो क्या माना जाएगा, रेजिडेंट माना जाएगा। द रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन, मतलब वो इस देश में रह रहा हो, इस देश में खर्च कर रहा हो, ठीक है, एक्यूमुलेशन, पैसा खर्च कर रहा हो, डिफरेंट प्लेस में रह रहा हो यहाँ पे, मतलब वो यहीं पे उसके सारी एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो क्या माना जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट माना जाता है। बेसिकली क्या है, वो इस देश में रह रहा हो, उसकी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो यहीं पे कर रहा हो, तभी वो इस देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन इंक्लूड नहीं होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, जो फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर आते हैं, 2-4 दिन घूमे बाहर चले गए, वो इस देश के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, जो फॉरेन स्टाफ होता है एम्बेसी में, फॉरेन स्टाफ मतलब कनाडा की एम्बेसी, कनाडा का बंदा है, तो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाता, वो कहाँ का माना जाएगा, कनाडा का। ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट एंड मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द फॉरेन कंट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, WHO में जो काम करते हैं, वो वहीं के, जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वहीं के माने जाते हैं, हमारे देश के नहीं माने जाते। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई व्यक्ति काम करता है, तो अगर वो अमेरिका के, तो अमेरिका का ही रेजिडेंट माना जाएगा हमारे देश का। बेसिकली वो काम यहाँ पे कर रहा है, लेकिन कहाँ का रेजिडेंट माना जाएगा, अमेरिका का। क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, जो फॉरेन वेसल्स में क्रू मेंबर होते हैं। कमर्शियल ट्रैवलर, जो बाहर से आते हैं, कमर्शियल वीडियो वगैरह बनाते हैं, 5-6 दिन में, 10 दिन में चले जाते हैं। सीजनल वर्कर और बॉर्डर वर्कर, ये उसी देश के पार्ट माने जाते हैं जिस देश के लोग होते हैं, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं माने जाते, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। अब देखो सिटीजनशिप, ये अगला है। इट इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट, ये क्या है, एक तरीके का लीगल कॉन्सेप्ट है, बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन ऑन द सम लीगल प्रोविजन, मतलब आप किसी देश में पैदा होंगे तो उस देश के क्या माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे। सीधी सी बात तो ये है कि आप जिस देश में पैदा हो उस देश के क्या माने जाओगे, सिटीजन माने जाओगे। When a person is born in India, he cover automatic citizen, जब आप किसी देश में पैदा होंगे तो आपको उस देश की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और दूसरा क्या हो सकता है, ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन हुआ, बोर्न हुआ आउटसाइड इंडिया, अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप एंड इंडियन सिटीजनशिप अलाउ हिम टू बिकम द इंडियन सिटीजन। कई लोग होते हैं से कनाडा के हैं, पाकिस्तान के हैं, अदनान सामी का आपने नाम सुना हो, तो बेसिकली पाकिस्तान से है। अब क्या वो इंडिया में काफ़ी टाइम से अपना गाने वाने का जो भी है उसका सिस्टम कर रहा है, उसने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करा तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, तो बेसिकली वो क्या हो गया, इंडियन सिटीजन। उसने, वो है तो बाहर का, लेकिन उसने अप्लाई यहाँ के लिए करा और हमारे कानून ने, लॉ ने उसको ये अप्लाई करा और उसको ये सिटीजनशिप दे दी। तो आप पैदा होंगे तो उस देश के होंगे, या आप अप्लाई कर सकते हो, हमारा लॉ आपको अलाउड करेगा अगर सब चीज़ें ठीक होंगी तो। रेजिडेंशिप, इट इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म बाय ए पर्सन। जब कोई बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है सिटीजन, तो वो रेजिडेंशिप कहलाता है। एक इंडिविजुअल नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है किसी कंट्री का, इफ द ऑर्डिनरी रिजाइड इन द कंट्री फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। अगर कोई पर्सन, जैसे अमेरिकन पर्सन है, इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहा है और उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे लाइज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है ना, वो इस देश का क्या कहलाएगा, रेजिडेंट कहलाएगा। कोई बंदा किसी देश का सिटीजन हो सकता है, वो हमारे देश का रेजिडेंट भी हो सकता है, बशर्ते वो ये 2 कंडीशन परफॉर्म कर रहा हो। जैसे अमेरिकन है, वो अमेरिका में पैदा हुआ तो अमेरिकन सिटीजन हो गया, लेकिन यहाँ पे वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसके लाइज हो रहे हो और वो यहाँ पे 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, स्पेंडिंग वगैरह सब यहाँ कर रहा हो, तो उस देश का क्या बन सकता है, रेजिडेंट बन सकता है। सिटीजन कहाँ का है, अमेरिका का। रेजिडेंट कहाँ का है, इंडिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बंद कर दे भाई। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए
इसमें ना बड़ा बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी नेशनल इनकम में काम आएगी। देखिए पहला क्या है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम है। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उसके बदले में आपको क्या मिलती है? इनकम मिलती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और कैपिटल। वो क्या होती है? फैक्टर इनकम। मतलब जब आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हो तो उसके बिहाफ पे आपको फैक्टर इनकम मिलती है, तो वो क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम कहलाती है। इसके एग्जांपल है जैसे रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, आप सबको पता ही है। दूसरी होती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मतलब जब आप कोई काम नहीं करते और आपको उसके काम ना करने के बदले में भी कुछ पैसे मिलते हैं, मतलब आप कोई फैक्टर नहीं लगा रहे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और फिर भी आपको कुछ ट्रांसफर होता है पैसे के रूप में, तो वो क्या होती है? ट्रांसफर इनकम होती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन, अब ओल्ड एज पेंशन है, बुजुर्गों को मिलती है, तो वो तो काम करते ही नहीं ना, तो सरकार उनको क्या देती है? पैसा देती है, तो ये ओल्ड एज पेंशन है। जैसे स्कॉलरशिप है, किसी के बहुत अच्छे नंबर आए, यूनिवर्सिटी कहती है या गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप पढ़ो, पैसा हम लगाएंगे, तो स्कॉलरशिप है। जैसे आपको घरों में क्या मिलती है? पॉकेट मनी मिलती है, कुछ करते हो उसके बदले में तो मिलती है ना। तो ये सारी इनकम जब जिसके मतलब जो आपने काम करा नहीं फिर भी आपको पैसा मिल रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर। जैसे विडो पेंशन मिलती है, तो इस तरीके की पेंशन जो होती है, स्कॉलरशिप वगैरह होती है, हमारी क्या कहलाती है? ट्रांसफर इनकम कहलाती है। ठीक है, समझ में आया फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। दूसरा है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब जो आप गुड्स को कंजप्शन के लिए यूज करोगे या इन्वेस्टमेंट के लिए करोगे, वो क्या कहलाते हैं? हमारे फाइनल गुड्स। अब फाइनल गुड्स के बारे में एक और बात लिखी हुई है, द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। द गुड्स विच क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन इज फाइनल गुड्स, क्योंकि उसमें कुछ ऐड होना बाकी नहीं रह सकता। तो आप ये भी लिख सकते हो या ये लाइन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? गुड्स परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड एज दे आर मीन फॉर फाइनल कंजप्शन। जो गुड्स खरीदते हो आप फाइनल कंजप्शन के लिए, जैसे मिल्क परचेज कर हाउस होल्ड ने, बिस्किट खरीदा, गेहूं खरीदा, आटा खरीदा, जो भी आप अपने घर में सामान खरीद के लाते हो, क्योंकि आप जो घर में सामान खरीद के लाते हो ना, वो किसके लिए लाते हो? आगे बेचने के लिए तो लाते नहीं, वो किसके लाते हो? कंजप्शन के लिए लाते हो। तो बेसिकली वो क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज बाय फर्म, इस लाइन को ध्यान से समझना। गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट। अगर कोई फर्म गुड्स को खरीद रही है, किसके लिए? कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, तो वो भी क्या होते हैं? फाइनल गुड्स होते हैं। जैसे एक कंपनी है या फर्म है, उसने मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी को खरीदना क्या कहलाता है? देखो जब आपने अकाउंट्स पढ़ा तो उसमें क्या था? परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। लेकिन यहाँ पे क्या कहलाता है इकोनॉमिक्स में? कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है, कि आपने फिक्स एसेट्स खरीदी, मतलब कैपिटल पे पैसा लगाया है, तो कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। तो कंपनी ने खरीदा, फर्म ने खरीदा, आगे बेचने के लिए तो नहीं खरीदा ना, फर्दर प्रोडक्शन के लिए खरीदा, तो ये कौन से गुड्स कहलाते हैं? फाइनल। वैसे आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं तो आप फाइनल गुड्स में आओ। एक होते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स, जो हम अपने घर के लिए खरीदते हैं, परिवार के लिए खरीदते हैं, सामान अपने घर में जो भी चाहिए होता है। और कंपनी या फर्म जो खरीदती है, मशीनरी खरीदती है, वो कहलाती है कैपिटल फॉर्मेशन या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, चलो जी। दूसरा होता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर रीसेल, जिसको आप या तो रीसेल के लिए बेचते हो, और फर्दर प्रोडक्शन इन सेम ईयर। मतलब आपके ऐसे गुड्स जिससे आप रीसेल करोगे, जिसको आप रीसेल करोगे या फर्दर प्रोडक्शन में यूटिलाइज करोगे, वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। दूध वाला दूध बेचता है, उसके लिए दूध क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस तरीके के जो भी गुड्स होते हैं, या तो जो फर्दर सेल करनी हो या प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ऐसे इनपुट इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है? आपका इंटरमीडिएट कहलाता है, इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। गुड्स परचेज बाय रीसेल, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप, वो आगे बेचेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं। गुड्स परचेज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मिल्क यूज फॉर मेकिंग स्वीट शॉप। जैसे आप कोई भी ले लो, जैसे कंप्यूटर बना रहा है, असेंबल कर रहा है, तो उसका जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है, वो उसके लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है? उसके लिए कंप्यूटर है। आपके लिए क्या है? आप एज ए कस्टमर हो, आपके लिए इंटरमीडिएट, देखो उसने चाहे रॉ मटेरियल खरीदा, चाहे वो कंप्यूटर बेच रहा है, उसके लिए क्या है? वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन जब हम खरीद के लाएंगे ना, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे एसी की दुकान है, कोई इलेक्ट्रिकल शॉप है, वहां पे एसी बेच रहा है। ठीक है, अब वो एसी क्या है? उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर वो अपनी दुकान में क्या लगाता है? एसी लगाता है चिल करने के लिए, तो वो
क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो कोई भी गुड्स फाइनल है, कोई भी गुड्स कंज्यूमर गुड्स है, कोई भी गुड्स इंटरमीडिएट है, ये डिपेंड करता है उसका एंड यूज क्या होगा, कौन उसका यूज कर रहा है। अगर हम घर पे ले आएंगे तो हमारे लिए प्रोड्यूसर गुड्स या फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। अगर कोई रीसेल के लिए बेच रहा है या उससे कोई फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ गया आपको। देखो अब ये नेशनल इनकम इंक्लूड ओनली फाइनल गुड्स, ध्यान रखना कि नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स ही क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता। क्या, नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। क्यों नहीं होते इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या फाइनल गुड्स को बनाते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड होते हैं। अब आप फाइनल गुड्स की वैल्यू अलग कैलकुलेट करो, इंटरमीडिएट की अलग कैलकुलेट, तो क्या होगा, फाइनल गुड्स की वैल्यू या वैल्यू नेशनल इनकम की जो वैल्यू आएगी या वैल्यू एडिड में जो आप कैलकुलेट करोगे तो वो उसका जो रेट है वो दुगना हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सिर्फ फाइनल गुड्स को इंक्लूड करो, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करो। इसी वजह से हमारे सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है, डबल काउंटिंग की। ठीक है, इन द फाइनल गुड्स इफ देयर वैल्यूज एडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। एग्जांपल, out of wheat flour is included in national income as value of flour already included in the value of wheat। डबल काउंटिंग का एग्जांपल है, जैसे किसान ने खेती करी, उसने गेहूं बेच दिया आगे, तो चक्की वाले फ्लोर मिल्स होती है उसने खरीदा, अब वीट खरीद के उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। उसने बेकरी वाले को बेचा, बेकरी वाले से केक में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जैसे किसान से फ्लोर वाले ने खरीदा तो गेहूं तो क्या था उसके लिए, गेहूं क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था, लेकिन उसने जो फ्लोर बेचा वो क्या था, फाइनल। फिर बेकरी वाले ने खरीद लिया तो सिर्फ है ना इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी, उसमें सिर्फ कौन सी कैलकुलेट होगी, फाइनल। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपके सामने खड़ी हो जाएगी और आपके लिए फाइनल गुड्स की वैल्यू, नेशनल इनकम की वैल्यू ठीक तरीके से नहीं निकलेगी। दूसरा कंजप्शन गुड, जैसे नाम से पता चल रहा है, जिनको हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूमर्स रेफर टू दोज गुड विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर की वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। एग्जांपल, ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन एक्सेट्रा, जो हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो हमारे कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर चार कैटेगरी है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, रेफर टू दोज गुड विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ओवर कंज्यूमेबल गुड्स, मतलब जिसको हम लगातार कई सालों तक यूज करते रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। अब कई साल तक इस्तेमाल करा तो नेचुरल सी बात है वो ड्यूरेबल ही होगी। ठीक है, तो जैसे टेलीविजन आप क्या करते हो, कई साल तक इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ये सारे होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, एक होता है सेमी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल तो है लेकिन वो उतने साल तक नहीं चलेंगे, उसका लाइफ स्पेन थोड़ा सा ही होता है। गुड्स विच कैन बी यूज फॉर लिमिटेड प्रोसेस पीरियड एट टाइम एट टर्म्स एज द सेमी ड्यूरेबल, जैसे क्लोथ, शूज, पैंट, इनकी लाइफ कितनी होती है, लगभग 1 साल 1.5 साल। तो ये गुड्स क्या कहलाते हैं, सेमी ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन आर नोन एज द ड्यूरेबल गुड, जिसको आप एक सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन में कंज्यूम कर लेते हो वो नॉन ड्यूरेबल कहलाता है। जैसे मिल्क, ब्रेड, बटर, खाने पीने की जितनी भी वस्तु होते हैं वो इसके अंदर आती है। सर्विस रेफर टू नॉन मेटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। सर्विस क्या है, नॉन मेटेरियल गुड्स हैं जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। एग्जांपल, सर्विस ऑफ टीचर, बैंक एक्सेट्रा। ठीक है, एक सर्विस का नाम बताओ जल्दी से। डॉक्टर, हाँ जी, और डॉक्टर ही, हाँ जी। अब देखो, आप डॉक्टर बताया, टीचर बताया, इंजीनियर बताया, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल, वो भी तो सर्विस प्रोवाइडर है। आप बस में जाते हो तो सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रहा है, बस घर पे खरीद उठा के ले आते हो। मेट्रो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस। और एक वर्ड में सभी आ जाते हैं, एक अगर आप वर्ड बोलते हो तो उसमें सभी आ जाते हैं। जो भी कोई जॉब कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। अच्छा, लोग ऐसे बोलते रहते हैं, ठीक है, एग्जांपल ऐसे ही देते हैं, कोई इंजीनियर बोलेगा, डॉक्टर बोलेगा, लेकिन कभी कोई ये नहीं बोलता जो भी सर्विस कर रहा है, जो भी कहीं जॉब कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर ही तो है। वो क्या दे रहा है, अपनी सर्विस ही तो दे रहा है। वकील है, वो भी क्या है, सर्विस ही तो प्रोवाइडर करता है। तो वो सारे क्या होते हैं, सर्विस का पार्ट होते हैं। और किसी भी देश में सर्विस प्रोवाइडर का रोल बहुत बड़ा होता है। अधिकतर जो डेवलप कंट्री है उसमें जो नेशनल इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है वो कौन से सेक्टर से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है।
हमारा देश पहले कैसा था? हमारा देश पहले कैसा था? एग्रीकल्चर पे। इसका मतलब क्या था? कौन सी है? प्राइमरी सेक्टर में कुछ और बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग, ऐसे बोलते हैं ना। तो पहले हमारा देश अंडर डेवलप था, फिर उसने क्या करा, धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर कम होता गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता गया। और आज की डेट में सबसे ज्यादा किस 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 सेक्टर में काम हो रहा है? वो हो रहा है सर्विस सेक्टर में। आप यूएस से देखो या कोई भी डेवलप कंट्री देखो, उसके उसके अंदर सबसे बड़ा रोल सर्विस सेक्टर का होता है। और आज की डेट में सर्विस सेक्टर है। पहले पहले गली गली के कोनों पे ब्यूटी पार्लर, टेलीविजन ठीक करने की दुकानें या नाइयों की दुकानें या इस तरीके की दुकानें थोड़ी होती थी। कई कई किलोमीटर दूर मिलती थी, कई मतलब 500 मीटर के डिस्टेंस पे, एक किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलती है। आज देखो हर गली में कोचिंग सेंटर खुला हुआ है, हर गली में पार्लर खुला हुआ है, हर गली में कोई ना कोई सर्विस देने वाला बैठा हुआ है। तो इसका मतलब क्या सोच रहे हो? अब आपके घरों में कोई एग्रीकल्चर करता है? आपके अच्छा, अब आप जॉब, आप क्या करना चाहते हो? जॉब करना चाहते हो ना? आप भी क्या करना चाहते हो? जॉब। आप भी, कोई कहता है मैं एग्रीकल्चर करूंगा आज की डेट में? शहरी इलाकों में तो कोई कहता ही नहीं। कोई कहता है आप में से, कोई कहता है मैं फैक्ट्री खोलूंगा? आपके पिताजी की फैक्ट्री है, आपके पिताजी की फैक्ट्री है, वो क्या कहते हैं आपको? यार जॉब कर लियो, फैक्ट्री में तो टेंशन बहुत है, लेबर की टेंशन, ये वो अलग बात है कि पैसा बहुत आता है लेकिन टेंशन भी तो बहुत है। तो आज की डेट में आपके लोग क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? यार जॉब कर लियो, यूपीएससी क्लियर कर ले, कोई अच्छी एमएनसी में जॉब कर ले। इसका मतलब क्या है? सर्विस सेक्टर का ग्रोथ प्रोसेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वो सर्विस सेक्टर है। समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आया आपको? कैपिटल गुड्स के बारे में बताते हैं। कैपिटल गुड्स आर दोज गुड विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा। कैपिटल गुड्स होते हैं दूसरे तरीके से समझ लो, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं अकाउंट्स के, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कैपिटल गुड्स। आप मशीनरी खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, कैपिटल गुड्स कहलाता है। दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होती है, एक नेट इन्वेस्टमेंट होती है। नेट इन्वेस्टमेंट जब निकाली जाती है, कैसे निकालते हैं? जब नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो ग्रॉस में से क्या माइनस कर दो? आपने 11th में भी पढ़ा था ना, ग्रॉस से हम नेट में जाते थे तो क्या माइनस करते थे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन अब आप ऐसे समझो, समझने के लिए ऐसे समझो कि आपको ग्रॉस से नेट में जाना है ना, तो एक आइटम दिमाग में रखो, सिर्फ डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? मूल्यह्रास। मूल्यह्रास होता है ना कि चीजें घिसती जाती है, तो सिर्फ आप डेप्रिसिएशन रखो। अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है और नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या कर दो? डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। मतलब क्या है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट? क्या है? आपने मशीनरी खरीदी, कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदा, तो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, मतलब वो कैपिटल स्टॉक आपका ऐड हो रहा है। लेकिन उसमें से भी आपको डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, वो बिफोर डेप्रिसिएशन है। लेकिन आपको अगर सपोज करो क्या निकालना है? नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है? नेट इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से क्या माइनस कर दो? इन्वेस्टमेंट। तो आपका क्या निकल, सॉरी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, अकाउंट्स में भी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। Depreciation refer to a falling value of fixed asset due to normal wear and tear, passage of time, expected obsolescence। मतलब जैसे जैसे आप कोई मशीनरी है उसे घिस रहे हो, उसकी वैल्यू कम हो रही है, पैसेज ऑफ टाइम के साथ कोई एक्सीडेंटल हो जाता है तो भी वैल्यू कम हो जाती है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस मतलब जो नई मशीनरी की वैल्यू, नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। तो सारे ये रीजन है। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा, इसमें ये नहीं पढ़ना कि रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, सीधा ही है। ग्रॉस वैल्यू निकालनी है, नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो। और नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करना है? ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एनआईटी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकाला जाता है? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी क्या कर दी जाती है? माइनस कर दी जाती है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता ही है, एक ही टैक्स चलता है आज की डेट में मार्केट में, पहले तो बहुत सारे चलते थे, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज और क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। आज की डेट में कौन सा टैक्स चलता है? जोर से बोलो, जीएसटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आज की डेट में आपका मतलब सब्सिडीज क्या है? जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देती है। क्या देती है? जैसे सिलेंडर पे छूट देती थी, पेट्रोल पे छूट देती थी, ऐसी कई सारी चीजों पे आपको सब्सिडी मिलती थी, तो वो क्या कहलाती है? सब्सिडीज कहलाती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो एनआईटी निकालना है तो क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी माइनस कर दो। अगली चीज होती है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? जो आपने प्रोडक्शन करा ना उसकी कॉस्ट, और उसमें आप क्या करते हो?
बेसिकली तो क्या होता है, प्रॉफिट भी ऐड करना पड़ता है, लेकिन हमारे को इसमें प्रॉफिट को बता नहीं रखा, उसके अंदर ये बता रखा है कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर ही प्रॉफिट इंक्लूड है। लेकिन अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें एनआईटी को प्लस कर दो, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। फिर भी समझ लो, फैक्टर कॉस्ट रेफर टू द पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पे फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे एग्जांपल 500 रुपए इस फैक्टर कॉस्ट, मतलब 500 रुपए आपने लेबर को दिए तो एक तरीके क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। मार्जिनल मार्केट प्राइस रेफर टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, मतलब जितने रुपए में आप मार्केट में सोल्ड करते हो वो क्या कहलाता है, आपका मार्केट। और मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में, दोबारा बोल रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को प्लस कर दो, ठीक है। अच्छा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनएफआईए का। अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, मतलब जो हम पढ़ेंगे एनएनपीएफसी, जब डोमेस्टिक में एनएफआईए को ऐड कर दोगे तभी क्या निकलेगी, आपकी नेशनल इनकम निकलेगी। अभी होता क्या है, इट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया तो हमारे को क्या मिला, रेंट, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और कैपिटल हमने लगाया, हमारे को प्राप्त हुआ। अब ऐसे पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे भी तो बिजनेस कर रहे हैं ना, उन्होंने भी हमारे देश में लगाया, तो जो उसका डिफरेंस होता है ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, हमने जो दूसरे देशों में लगाया और दूसरे सारे देशों ने हमारे में लगाया, तो हम कैलकुलेशन करते हैं उसकी मैक्रो लेवल पे, तो जो उसका डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो हमारे को इनकम हुई, फैक्टर इनकम हुई, कौन सी इनकम, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करना, कौन सी इनकम को करना है, फैक्टर इनकम माइनस फैक्टर इनकम टू, ठीक है, समझ में आ गया। तो कंपोनेंट क्या है इसमें, नेट कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय भी होता है, मतलब जो हम एम्प्लॉयर को पेड करते हैं, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नेट रिटेन अर्निंग। इस तरीके से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का दूसरा चैप्टर खत्म होता है। अब हम तीसरा चैप्टर चालू करेंगे।